हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है हमारा कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे और आज इसका लेक्चर है हमारे पास फर्स्ट। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज हम जो सोवियत सिस्टम था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो गोवरचेप की जो यूएसएसआर की जो कुछ पॉलिसीज थी, यानी कि किस तरीके से उसका विघटन हो गया, यानी कि किस तरीके से यूएसएसआर 5 नए राष्ट्रों में टूट करके बिखर गया, यानी कि 15 कितने जो जब यूएसएसआर का क्या हो गया था, विघटन हो गया था, तो उसके क्या कारण थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और किन कारणों से यूएसएसआर का विघटन हुआ था, यानी कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था कोल्ड वॉर के बारे में, तो उस टाइम पे जो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था वो किसके दो नेशंस में चल रहा था। एक हमारा था यूएसएसआर, जिसे आज के टाइम पे हम रसिया के नाम से जानते हैं, और दूसरा था हमारा यूएसए। तो इन दो नेशंस के बीच में क्या था, तो कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी। जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, उस टाइम पे फिर क्या था, विश्व इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि आप बात कर सकते हो वर्ल्ड लेवल पे, क्या है, एक न्यू ग्लोबल पावर नेशंस निकल के आया था, यूएसए, जिसको कोई भी टक्कर देने के लिए नहीं था। तो चैप्टर आज हम सेकंड डिस्कस करेंगे और इसका लेक्चर 1 है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर, तो फर्स्ट चैप्टर उसको 6 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, वीडियो की रिकॉर्डिंग, यानी कि वीडियो की रिकॉर्डिंग किस तरीके से हमारी ये वीडियो सीरीज चलता है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, इसमें हम जो भी हमारा एनसीईआरटी या पॉलिटी से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करते हैं। और इसके पैरेलल में हमारा एक एम लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही हमारी ये फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा, तब इसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की फर्स्ट एंड सेकंड बुक ये हमने कंप्लीट कर ली है, एनसीईआरटी पॉलिटी की, वो भी अपलोडेड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें अभी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है। और इस संडे हमने 1999 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। नेक्स्ट संडे हम 2000 से लेकर के 2001 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 3 टॉपिक ही डिस्कस करेंगे और काफी ज्यादा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जब 1917 में क्या हुआ था, एक रूसी क्रांति जब हुई थी, यानी कि आप बात कर सकते हैं जब रशियन रिवॉल्यूशंस हुआ था, तो ये इतिहास हिस्ट्री का क्या था, एक सबसे बड़ी घटना थी। यानी कि 1917 में जब रूसी क्रांति थी घटी थी, तो इसको इतिहास का क्या माना गया था, एक सबसे बड़ा घटना माना गया था। इस क्रांति ने रूस में एक क्या है, एक नई तरह की व्यवस्था के बाद क्या था, यानी कि एक नई तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, यानी कि रूप को जन्म दिया था। कह सकते हैं कि जब 1917 में क्या था, एक रूसी क्रांति आई थी, तो उसने क्या था, आर्थिक, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल, और क्या था, राजनीतिक, एक नई व्यवस्था को क्या किया था, तो जन्म दिया। क्या किया था, जन्म दिया था। दूसरे महायुद्ध के बाद क्या था, रूस में, पूर्वी यूरोप में क्या थी, कम्युनिस्ट सरकार आई थी। और अगर हम बात करते हैं स्थानीय, जैसे कि पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, इन ऐसे कई देश थे जहां पे कौन सी सरकार ने यानी कि कौन सी सिस्टम की गवर्नमेंट आई थी, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, यानी कि कम्युनिस्ट सरकार की या कम्युनिस्ट सिस्टम की गवर्नमेंट आई थी। 1949 में क्या हुआ था, अगर हम बात करते हैं किस 1949 में, 1949 में अगर हम बात करते हैं, तो चीन में क्या है, कम्युनिस्ट क्रांति की एक सफलता थी, जिसमें सोवियत संघ की क्या थी, सोवियत संघ की एक प्रमुख भूमिका रही थी। अगर हम बात करते हैं कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, जो कि 1945 से चला था, 1945 से लेकर के 1991 तक चला। अगर हम कोल्ड वॉर के टाइम पे बात करते हैं, तो जो हमारा वर्ल्ड था वो कितने, दो, यानी कि बायोपोलरिटीज में डिवाइडेड था।
यानी कि एक साइड तो आपका यूएसए था, यूएसए यानी कि जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के फेवर में था, और दूसरा हमारा कम्युनिस्ट सिस्टम। तो यानी कि हम जो वर्ल्ड, जैसे कि जो हमारा कोल्ड वॉर था, वो क्या था, दो दो ध्रुवीयता में बट गया था। लेकिन जैसे ही 1961 में क्या हुआ था, जब नॉन अलाइंड मूवमेंट अस्तित्व में आया था, तो ये क्या निकल के आया, ये एक थर्ड वर्ल्ड निकल के आया। तो यानी कि जब हमारे कोल्ड वॉर के ड्यूरेशंस में जो दो ध्रुवीयता थी, यानी कि जो बायोपोलरिटीज था, वो क्या बन गया था, यानी कि इन दोनों में क्या था, ग्रुप्स डिवाइडेड थे। तो कोई जिसका एक का नेतृत्व तो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था, और एक का यूएसएसआर के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, तब वर्ल्ड लेवल पे कौन पावरफुल निकल के आया, यूएसए ने पावरफुल निकल के आया। और आज भी हम जानते हैं कि जो दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन है या कंट्री है, उसमें सबसे फर्स्ट स्थान पे कौन है। तो जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो हमारी जो बायो पोलरिटी थी, वो किस पे, इस एक सिंगल जो दो ध्रुवीयता थी, वो अब किस पे आ गई, यूनि बायो यानी कि यूनि पोलरिटी पे शिफ्ट हो गई। क्यों, क्योंकि विश्व स्तर पर सिर्फ अब एक ही महाशक्ति बच गया था हमारे पास, यूएसए यानी कि अमेरिका। अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सोवियत प्रणाली क्या थी और किन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। यानी कि आप ये समझिए, ये देखिए 1917 में जो जो अगर हम बात करते हैं सोवियत सोशलिस्ट जो रिपब्लिकन था, वो कब इसी यानी कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद आया था। यानी कि जब 1917 में रूसी क्रांति आया था, तो उसके बाद क्या निकल के आया था, एक सामाजिक क्रांति के बाद सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में आया था। इस रिवॉल्यूशन ने किसको इंस्पायर किया था, सोशलिज्म को इंस्पायर्ड किया था। एंड नीड फॉर द, अगर हम बात करते हैं, नीड फॉर द इलेगेट्रेरियन सोसाइटी एज द अपोज टू कैपिटलिज्म। यानी कि सोशलिज्म के आने के बाद क्या था, उन्होंने समाजवादी आदर्शों को और पूंजीवादी का विरोध किया था, एक समतावादी समाज की आवश्यकता के प्रति। तो यानी कि जैसे ही 1970 में जो रूसी क्रांति आया था, रूसी जो क्रांति हुई थी, उसके बाद यूएसएसआर किस के आदर्श पे चला गया था, तो वो चला गया था समाजवादी, और जो पूंजीवादी था उसका उसने विरोध किया था। और यूएसएस, अगर हम कोल्ड वॉर के टाइम पे भी बात करते हैं, तो जो एक हमारा था आइडियोलॉजी स्ट्रगल, जो एक हमारा कोल्ड वॉर की जो एक रीजंस था, उसमें भी एक क्या था कि आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था। यानी कि यूएसएसआर किस आदर्श पे था, तो वो समाजवादी के आदर्श पे था, और किसके खिलाफ में था, तो पूंजीवादी। और जबकि यूएसए की बात करते हैं, तो वो पूंजी कैपिटलिज्म के फेवर में था, और जो हमारा समाजवादी है उसके अगेंस्ट में। तो इसीलिए एक रीजंस क्या था कोल्ड वॉर का, यानी कि बैटल ऑफ यानी कि स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजी। जैसे ही सेकेंड वॉर खत्म हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री में सोवियत आर्मी ने क्या किया था, इसमें लाइब्रेट किया था फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस कम अंडर द कंट्रोल द यूएसएसआर। यानी कि सेकेंड युद्ध खत्म होने के बाद पूर्वी देशों में जिन्हें सोवियत सेना ने किया था, फांसीवादी ताकतों को क्या किया था, मुक्त करा दिया था, और यूएसएसआर के नियंत्रण में वो आ गया था। यूएसएसआर की बात करते हैं कि जो आर्थिक और जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें भी क्या आया था, तो बदलाव आया था। किसके बाद, तो 1917 के बाद, यानी कि जैसे ही रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद। Then Soviet economy become the more developed than the rest of the world expert the US। यानी कि तब सोवियत संघ की जो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तब उसने अमेरिका को भी छोड़ करके शेष विश्व की तुलना में आर्थिक विकास की, यानी कि वो हो चुका था, आर्थिक विकास उसकी हो चुकी। उस टाइम पे क्या था, उसने यूएसए को भी क्या कर रखा था, तो पीछे छोड़ रखा था। हालांकि सोवियत प्रणाली बहुत क्या थी, नौकरशाही और सत्तावादी बन गई थी, कि इसने अपने नागरिकों के लिए जीवन में बहुत कठिन बना दिया। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो सोवियत सिस्टम था, अगर हम बात करते हैं जिसमें क्या है, समाजवादी की बात करें, इसमें सारा कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। किसका रहता है, गवर्नमेंट का। जितने भी जो रिसोर्सेस हैं, या आप बात कर सकते हैं इंडस्ट्रीज हैं,
या आप बात कर सकते हैं जितने भी जो कंट्री के अंदर उद्योग हैं उन सब पे किसका कंट्रोल रहता है, तो गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा तो ये कौन इसको हैंडल करेगी, तो जो भी नौकरशाही है या जो भी सत्तावादी है। तो इसीलिए क्या है, जैसे ही सोशल यानी कि समाजवादी व्यवस्था को आदर्श मान के इसको एडॉप्ट किया गया था, तो उसके बाद क्या है, सोवियत प्रणाली में क्या है, बहुत सी नौकरशाही और सत्तावादी वो क्या हो गई, तो यानी कि बनकर के रह गई। इसने अपने ही नागरिकों के लिए फिर क्या था, तो जीवन को क्या कर दिया उसने, और भी ज्यादा कठिन बना दिया। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो किसके हाथ में आ गई थी, कुछ ही लोगों के हाथ में आकर के रह गई थी। फिर जो भी रिसोर्सेस थे कंट्री के अंदर वो सारे किस में लग गए, हथियारों के रेस में, यानी कि आर्म्स रेस में सारी चीजें शामिल होने लगी। फिर सोवियत संघ समय समय पर क्या था, अमेरिका की बराबरी करने का कायम था, लेकिन बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्योंकि जब हम पता बात करते हैं कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन में, तो कोल्ड वॉर में भी क्या था, कोल्ड वॉर का जो तीन मेन कारण था, एक था पावर के लिए स्ट्रगल, दूसरा आइडियोलॉजी के लिए था आपका, आइडियोलॉजी के लिए था। तो फिर क्या था कि जितने भी जो रिसोर्सेस है, यूएसएसआर यूएसए को टक्कर देने के लिए उसने क्या किया था, जितने भी जो उसकी कंट्री के रिसोर्सेस है वो सब किसमें खर्च करने लगा था, तो हथियार बनाने में। तो हथियारों की होड़ में भी क्या है, सोवियत संघ बार बार समय समय पे यानी कि यूएसए की बराबरी करने में वो क्या रहा था, कायम रहा था। यानी कि कभी कभी वो क्या करता था, यूएसए यानी कि यूएसए के बराबर में आ जाता था हथियारों की होड़ के लिए। तो इस तरीके से क्या है, जितने भी जो रिसोर्सेस हैं वो क्या होने लगे, खत्म होने लगे। क्यों? क्योंकि जो आधे से ज्यादा जो रिसोर्सेस है वो कहाँ लगाए जा रहे थे, वेपन्स को बनाने में। जब सोवियत संघ को ये बात समझ में आएगी कि भाई लोगों का कल्याण रिसोर्सेस को लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करने के लिए होना चाहिए, ना कि आर्म्स में, तब वहां पे जब हम देखेंगे, जब सोवियत संघ को ये बात पता चलने समझ में आने लगी, तो धीरे धीरे कोल्ड वॉर भी खत्म। अब बात करते हैं गोर्बेचेव और यूएसएसआर के जो विघटन है उसके कारण के बाद। यानी कि आप ये समझिए कि जो हमारा यूएसएसआर का, यानी कि जो आज के टाइम पे जो रूस है उसके आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो यूएसएसआर में क्या आपको देखने को मिलेगा, एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक देखने को मिलेगा। आज भी आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक देखने को मिलेगा जब हम किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं, तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि उद्योग में तेजी से विकास करने के लिए क्या है, 1928 में रूस में, यानी कि आप बात करते हैं रूस में पहली पंचवर्षीय योजना को क्या किया था, रूप से शुरू हुई थी। हम जब बात करते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, जो हमने 5 ईयर प्लान एडॉप्ट किया था, वो कहाँ से इंस्पायर होके किया था, वो रसिया से ही इंस्पायर हो। यानी कि नाइन जो हमने अपने आज़ादी के बाद अपनी कंट्री की डेवलपमेंट की जो 5 ईयर अडॉप्ट किया था प्लान, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, रसिया में। और रसिया में कब आया था ये, 1928 में। तो जिसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं जो नियोजित अर्थव्यवस्था था, इसमें सरकार यह तय करती कि किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, कैसे होगा, कितना होगा, और बाद में और कई योजनाएं बनाई गई थी। संसाधन जैसे कि आप बात करते हैं, जो रॉ मटेरियल आता है, जैसे आपका आलू, मेज, कुर्सी, जूते से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों के उत्पादन में भी क्या है, निर्माण सरकार करने लगी इन 5 ईयर प्लान्स में। लेकिन अमेरिका जैसे जो देश है जिसमें क्या था, कैपिटलिज्म था, तो इसमें जो उद्योग थे, जितने भी जो इंडस्ट्रीज थे, वो क्या थे, इंडिपेंडेंस थे। यानी कि उस पे सरकार का, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं था। वहाँ और जो जो भी इकोनॉमिकल प्रोसेस किया जाता था वो राज्य से क्या क्या होता था, राज्य के द्वारा निर्देशित, यानी कि कंट्रोल नहीं होता था। जबकि अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट सिस्टम में, तो वो गवर्नमेंट तय करती थी कि क्या चीज कितना उत्पादन किया जाएगा, कैसे उत्पादन किया जाएगा, और किस तरीके से उत्पादन किया जाएगा। जबकि कैपिटलिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्रीज क्या रहती है, वो स्टेट से जुड़ी रहती है। बस स्टेट उस पर क्या करती है, टैक्स लेती है। तो ये था कैपिटलिज्म। तो इन्हीं आइडियोलॉजी का भी क्या था, एक रीजन, जो दो अलग अलग आइडियोलॉजी थे, वो भी जो जो कि हमें कोल्ड वॉर के
एक टाइम पे क्या है, इन दोनों आइडियोलॉजी की स्ट्रगल देखने को। फिर अगर हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन स्तर के बारे में बात करते हैं, तो 1929 के बाद क्या है, जो हमारा यूएसएसआर था के बाद जो भी उद्योग था उसका क्या कर दिया गया था, औद्योगिकीकरण कर दिया गया था। और जो कृषि के विकास का था तो वो क्या हो गया था, यानी कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ड्यूरेशन था वो स्टार्ट हो, यानी कि कृषि के विकास का क्या था, तो काल था वो। धीरे धीरे अगर हम बात करते हैं तो लोगों के जीवन स्तर भी उसमें क्या हुआ, तो ऊंचा उठता चला गया। फिर राज्य की ओर से क्या है, उनके लिए जैसे कि आवास, जो शेल्टर होते हैं, फिर आपका एजुकेशन, हेल्थ, फिर पेंशन्स, इन सब व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। तो सोवियत रूस पहला ऐसा देश था जहाँ पे नागरिकों को काम करने का अधिकार मिला। यानी कि आज के टाइम पे जो हम बात करते हैं राइट टू वर्क के बारे में, तो दुनिया में एक यूएसएसआर ही ऐसा पहला देश था जहाँ पे लोगों को क्या मिला था, राइट टू वर्क मिला था। फिर बुढ़ापे या बीमारी की स्थिति में क्या है, उन्हें राज्य की ओर से राहत यानी कि एड्स भी प्रोवाइड किया जाने लगा। काम के अधिकार की जो गारंटी दी गई थी उसमें बेरोजगारी समाप्त हो गई। तो अमेरिका के साथ और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने अत्यंत देशों को में क्या है, लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए सोवियत संघ की तुलना में काफी ऊंचा किया था। वहां पूंजी व माल की क्या थी, कि प्रचुर मात्रा यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखी, यानी कि मात्रा में पहुंचाई गई थी, या उसमें का कह सकते हैं बहुत ही प्रचुर मात्रा में रही थी। किंतु इन देशों में जितने भी अगर हम बात करते हैं, आय क्या थी, असामान्य नहीं थी, यानी कि अगर हम बात करते हैं असमानता भी कई ज्यादा। अगर हम बात करते हैं एवरेज नागरिक के बारे में, अगर बात करते हैं औसत नागरिक और जो बड़े उद्योगपति होते, तो उनमें क्या है, तो हमें इकोनॉमिकल या बात कर सकते हैं आप, कि जो भी हमारा आर्थिक असमानताएं थी वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती थी। अमेरिका, कनाडा या अन्य जो भी डेवलप्ड कंट्री है वेस्टर्न, और भी जो डेवलप्ड कंट्री, उसमें नागरिकों को काम करने का अधिकार उपलब्ध नहीं था। तो ये सिस्टम था हमारा किसका, सोवियत का। अगर हम ये बात करते हैं किसमें, इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो पॉलिटिकल सिस्टम तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा यूएसएसआर है उसके विघटन का क्या कारण था। अगर बात करते हैं जो मिखाइल खवर्चेव था, वो क्या बने, पहले वो जनरल सेक्रेटरी बने थे किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के, सोवियत यूनियन में। कब, तो 1985 में। और इन्होंने एक रिफॉर्म सिस्टम को लाया था। उन्होंने क्या है, तो यानी कि पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब था पूर्ण गठन, और ग्लास नोट्स, जिसका मतलब था खुलेपन का भी क्या है, आर्थिक और राजनीतिक सुधार और नीतियों की शुरुआत। लेकिन बाद में उनकी नीतियां क्या है, जो उनकी पॉलिसियां थी उसका क्रिटिसाइज किया जाने लगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 1985 में जब सोवियत संघ के जो जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के, कौन, तो मिखाइल गोर्बाचेव, उनके द्वारा दो रिफॉर्म सिस्टम लाए गए थे। पहला था एक पूर्ण गठन का द्वार, और दूसरा था खुलेपन का द्वार। इसमें ये क्या थी, ये एक आर्थिक सिस्टम था जिसमें वो क्या ला करना चाहते थे, कि अपने आप को, अपने देश में आर्थिक विकास को लाना चाहते थे। और लेकिन बाद में क्या है, इनकी जो दो नीतियां थी, पुनर्गठन और खुलेपन का, तो इसका आलोचना किया गया था। क्यों, क्योंकि ये फेलियर हो गया था, सक्सेसफुली नहीं रह पाया था। फिर 1991 में एक तख्ता पलट हुआ था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने क्या है, बढ़ावा दिया था। और लोग कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने ढंग से शासन को नहीं चाहते थे और वो स्वतंत्र चाहते थे। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या है, सोवियत संघ का विघटन हुआ। फिर आगे देखते हैं। फिर जैसे बात करते हैं रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, यूएसएसआर के तीन प्रमुख जो गणराज्य, जो स्टेट थे, 1991 में दिसंबर में उन्होंने अपने आप को क्या है, एक इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर दिया। आज के टाइम पे जो हम यूक्रेन, और जो हम बात करते हैं यूक्रेन,
और रसिया जो स्ट्रगल देख रहे हैं, जो दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो एक टाइम पे ये यूक्रेन किसका पार्ट था? यूएसएसआर का, जो कि 1991 में दिसंबर को अपने आप को सोवियत यूनियन क्या कर रखा था, क्या कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंस की रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को बात करते हैं तो उत्तर सोवियत गणराज्यों के आधार के रूप में अपनाया गया, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारे सोवियत रिपब्लिक्स थे, उन्होंने यानी कि किसको अडॉप्ट किया था, तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट। अब बात करते हैं रीजंस ऑफ सोवियत यूनियन डिस्ट्रीगेशंस के बारे में, यानी कि विघटन के क्या कारण थे। अगर बात करते हैं तो सोवियत संघ के विघटन के बहुत से कारण थे, जैसे कि आप बात कर सकते हैं इंटरनल वीकनेस, यानी कि सोवियत राजनीति और जो आर्थिक संस्थाएं थी वो काफी ज्यादा इंटरनली कमजोर हो गए थे, और लोगों की जो भी विशेष थे या एक्सपेक्टेशंस थे वो फुलफिल नहीं हो पाई थी। एक कारण तो ये था, यानी कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा कारण की बात करते हैं तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्थिर हो गई थी, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ पा रही थी। सोवियत अर्थव्यवस्था ने परमाणु और सैन्य जो जितने भी, जो अगर हम बात करते हैं मिलिट्री की अर्सेनल, तो इसमें क्या किया गया था, उसको बनाए रखने के लिए जितने भी जो रिसोर्सेस थे उसका इस्तेमाल किस पे किया था, सिर्फ मिलिट्री और आर्म्स यानी कि हथियारों पे किया था। अगर हम तीसरे के रीजंस की बात करते हैं तो तीसरे रीजंस की क्या बात है, तो जो सोवियत यानी कि जो बड़े पैमाने पे क्या था, कंट्री के अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन, सरकार की अधिक खेलपन की क्या थी, अनुमति देने की अनिच्छा, और एक विशाल भूमि में सत्ता के केंद्रीकरण के कारण क्या था, सोवियत संघ की स्थिर हो गई थी, जिसकी वजह से क्या था, सोवियत संघ का एक विघटन का कारण बना। फिर गोबरचेक के जो सुधार में जो समाज का एक वर्ग क्या था, खुश नहीं था। वह मानता था कि जो गोबरचेक द्वारा जो शुरू की गई सुधार है वो क्या है, बहुत ज्यादा धीमी गति से चल रही है। और लास्ट अगर रीजंस की बात करते हैं तो जो हमारे यूएसएसआर था के पतन का जो एक अन्य कारण था वो क्या था, राष्ट्रवाद का उदय और रूस और बाल्टिक गणराज्य सहित क्या थे, विभिन्न गणराज्यों के भीतर ही संप्रभुता की इच्छा। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स कारण थे जिसकी वजह से क्या है, यूएसएसआर का विघटन हो गया, यानी कि तो जो हमारे यूएसएसआर था कुछ राज्यों में बिखर के रह गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज जो भी लेक्चर हमने डिस्कस किया, जो भी 3 पॉइंट डिस्कस किया, वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, तब हम अपना लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।